आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। डॉक्टर महेश शर्मा साहब मूलतः राजस्थान में है, वर्तमान में नोएडा उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, पूर्व में विधायक हैं, दूसरी बार सांसद हैं और पूर्व कैबिनेट में पर्यटन मंत्री थे। विभिन्न विभागों के मंत्रालय आपके पास। संगठन की दृष्टि से आप त्रिपुरा का प्रांत का संगठन का कार्य भी आप देखते हैं। आदरणीय श्रीमती विजया जी राहटकर जी हमारे राजस्थान की सह प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय मंत्री संगठन में हैं। आप 2 बार मेयर औरंगाबाद संभाजी नगर से रह चुकी हैं। प्रभुलाल जी सैनी अभी जो 30 मई से 30 जून का आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके तहत आप अपना जो क्लस्टर है उसमें हम आपको प्रभु जी और प्रभुलाल जी सैनी पूर्व में अपने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्रालय से अनेक विभागों में मंत्री रहे। आपका क्वेश्चन निवेदन करूंगा कैसे हो। सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधुओं, क्षमा याचना, आपको समय में इंतज़ार कराया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मुझे भी दिल्ली से आना था। साथियों, मेरे साथ हमारी संगठन की मार्गदर्शक आदरणीय बहन विजया जी हैं, जिनका बड़ा अनुभव मेयर के रूप में और महिला मोर्चा की अध्यक्ष 6 वर्ष तक महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही और एक NGO के माध्यम से भी बड़ी सेवा कर रही हैं। मेरे साथी अर्जुन मीणा जी, हम दोनों स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं, और भाई प्रभुलाल जी, आदरणीय अध्यक्षी माली जी, नित्या जी, सभी को मेरा धन्यवाद और प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक विशेष आयोजन के तहत हम आपके बीच में आए हैं। हमारी सरकार ने 9 वर्ष सफलतम 9 वर्ष पूरे किए हैं। मुझे ध्यान है, जब मैं 2014 में पहली बार सांसद बना और सांसद बनने के साथ साथ 3 मंत्रालयों का मुझे स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता था। सवाल ये था कि 10 वर्षों का एक ऐसा काल जिस पर राजनीति के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गए थे इसी देश की जनता ने, और वह प्रश्न भी उस पार्टी पर उठाए थे जिस पार्टी ने इस देश पर लगभग 60 वर्षों तक राज किया था। वह 10 वर्ष का काल और उससे पहले के जो भी समय था, देश की जनता ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के साथ साथ एक परिवर्तन लाए। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की NDA के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी, और स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि जिस पार्टी ने 60 वर्ष राज किया हो, उसको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिलने की स्थिति, जो 10% से, आप सब जानते हैं कि 10% की संख्या गिनवाने के लिए भी कोरम पूरा नहीं हुआ था। आखिर कैसी उनसी बात थी, क्या कारण थे, क्या चिंतन था, कौन से ऐसे विषय थे जिनके कारण ऐसी पार्टी को देशवासियों ने नकारा, प्रदेशों में नकारा गया, और आज भी लगभग उस पार्टी की नीयत, उस पार्टी की नीतियां और उस पार्टी के नेता पर प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न चिन्ह विपक्ष के लोग नहीं, उनकी अपनी पार्टी के नेता भी लगाते रहे समय समय पर। अपना अध्यक्ष चुनने की बात हो, अपना मुख्यमंत्री, अपने विषय की बात हो, वो पार्टी कभी भी परिवारवाद की पार्टी से ऊपर नहीं उठ पाई। और यहाँ तक कि जिन राष्ट्रीय नेताओं ने भारत की आज़ादी से लेकर भारत के लोगों का, दलित लोगों के उत्थान का काम किया हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हों या फिर
स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भगत सिंह रहे हों या फिर सरदार पटेल जैसे नेता रहे हों, जिनको सम्मान देना, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, उनको सम्मान देने का काम भी हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। गरीबी हटाओ का नारा चलता रहा, गरीब हटा गया, गरीबी नहीं हटी, और ये एक नारा बन गया था। हमारी पार्टी के बीज मंत्र दो नेता रहे, आदरणीय दीनदयाल जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। दीनदयाल जी ने जिस नारे को दिया, अंत्योदय, पायदान की सीढ़ी पर अंतिम खड़े हुए व्यक्ति तक आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे, आज उस नारे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक गरीब को क्या चाहिए? घर चाहिए। मेरा आंकड़े हैं मेरे पास, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आंकड़े पढ़ने नहीं आया, उसकी कॉपी आप सबके पास भी है कि कितना डाटा है कि राजस्थान में हमने कितने दिए, कहाँ कितने दिए। 3 करोड़ घर देना, 3 करोड़ घर का मतलब 15 करोड़ भारतवासियों को मकान देना। 15 करोड़ जनसंख्या तो देश, विश्व के 6 देशों की सिर्फ हमसे बड़ी जनसंख्या है। यानी विश्व के कितने देश हमने बसा दिए नए घर बनाकर। घर में एक टॉयलेट चाहिए। घर में मुझे ध्यान है, मैं अपने गांव में, मैं राजस्थान की माटी का ही बेटा हूँ, यहीं अलवर ज़िले में पैदा हुआ और यहीं से पढ़कर मैं 9वीं क्लास तक की पढ़ाई यहीं करी। फिर दिल्ली से आकर MBBS सफदरजंग हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया। 8 किलोमीटर दूर स्कूल था। मुझे याद है मेरे साथ, मेरे रिश्ते में मेरी बुआ जी लगती थी, स्कूल जाती थी, और स्कूल जाने में वो सवेरे हम लोग 7 बजे स्कूल शुरू होता था, तो करीबन 5:45 बजे हम घर से चले जाते थे। दोपहर में 1 बजे हम लोग वापस जाते थे तो पाँव जलने लगते थे। गर्मी थी, जूता था, चप्पल थी, रेत थी, वो सब तो ठीक था, लेकिन मुझे ध्यान है आज उस स्कूल में वो बहन को मैंने कभी टॉयलेट जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि टॉयलेट की व्यवस्था ही कहीं नहीं थी। खेतों के बीच में से चलते हुए, गर्मी का दिन होता था, हम लोग आते थे, तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ था जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से टॉयलेट का आह्वान किया। मुझे भी उद्घाटन के लिए किसी ने कहा कि आओ आपको टॉयलेट का उद्घाटन करना, तो मैं भी हंसा था, मैंने कहा शायद मंत्री। लेकिन साथियों, किस मूल, उस अंत्योदय की योजना के मूल में हमारे प्रधानमंत्री गए कि गरीब को घर चाहिए, घर में टॉयलेट चाहिए, घर में बिजली चाहिए, घर में रहने वालों का इलाज चाहिए, और अगर किसान है तो उसके फसल का बीमा और सम्मान चाहिए। इन सब व्यवस्थाओं को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा, और उस मूल व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी शुरुआत से लगे। मेरा सौभाग्य रहा कि 4 मंत्रालयों के माध्यम से मुझे उनके साथ सीखने का मौका भी मिला और काम करने का मौका भी मिला। तो उस अंत्योदय का, जिसका बीज दीनदयाल जी ने, हमारी पार्टी के जनक ने डाला था, उसको पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। 85 करोड़ देशवासियों को, उसमें राजस्थान के वासी भी थे, उदयपुर के वासी भी थे। वहाँ पार्टी की बात नहीं थी। कोरोना की वैक्सीन किसको लगेगी, घर किसको मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को मिलेगा, जाट को मिलेगा, जाटों को मिलेगा, मीना को मिलेगा, भील को मिलेगा, ये व्यवस्था हमारी पार्टी के नेताओं की सोच में नहीं था। ये थी हमारी नीति, ये थी हमारी नीयत। और दूसरा मंत्र जिस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस 370 धारा का लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, राम मंदिर का सपना पुरानी पीढ़ी के लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीते जी राम मंदिर बनेगा। आप पत्रकार लोग भी हमारा मजाक उड़ाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख की घोषणा आज आप ही ने छाप दी। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी इस राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं मूर्ति। वह समय भी आया। कहना यह है कि जिस पार्टी के मूल में, जिसके बीज में देशभक्ति लिखी थी, राष्ट्रभक्ति लिखी थी, गरीब का उत्थान लिखा था, महिलाओं के सम्मान की बात लिखी थी, किसान के सम्मान की बात लिखी थी, जवान की बात लिखी थी, उसी पार्टी का बीज अगर इतना सुंदर था, तो आज फल के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जिसने भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर पहुंचाया है। पत्रकार बंधु, याद कीजिए, पता नहीं चलता था
कि कब मौनी बाबा प्रधानमंत्री जी जाते थे और कब आते थे और वहाँ क्या होता था, ये पीछे पर्दे के पीछे की चर्चाएं बुझाया करती हैं। लेकिन आज भारत करता है, वहाँ पहुँचता है, कोई बॉस कहता है, कोई पाँव छूता है, कोई गले भरकर गलबैयाँ करता है। 140 करोड़ देशवासियों के गरीब का उत्थान, राष्ट्र का कल्याण, कश्मीर की समस्या हो, उस पार्टी का फल कितना मीठा होगा। और जिस बीज की हम बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के बीच में परिवारवाद था, उस पार्टी का फल बनकर चाहे वो मुख्यमंत्री कोई बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री कोई बन जाओ, उनसे बहुत कुछ अपेक्षाएं करना आसान तथा संभव नहीं है। आज उन्हीं को नया लिफाफा बनाकर कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ा। फ्रीबीज बांटने का दिन शुरू हो गए। कोई कह रहा मैं 100 रुपए की बिजली फ्री दूंगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री की सोच है कि मेरा युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि मेरा देश का युवाओं को स्टार्टअप, स्टैंडअप के माध्यम से, संख्या में गिनवा सकता हूँ कितने स्टार्टअप बनाए, कितने स्टैंडअप बनाए, उनके माध्यम से देश का युवा खड़ा हो, नौकरी देने वाला बने। आज हमने कानून व्यवस्था का ऐसा बढ़िया, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, राजस्थान की माटी से, 40 वर्षों से नोएडा जैसे शहर में रह रहा हूँ। निवेश के नाम पर 14-16 सालों से जब वहाँ सरकारें चलती रही, एक भी विदेशी कंपनी निवेश नहीं आई। जिनका निवेश था वो भी छोड़ के भाग गए। आज 14 सालों में अंतर्राष्ट्रीय देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मेरी कंस्टिट्यूएंसी में आया, उत्तर प्रदेश में आया। 15 सालों में एक भी पावर प्लांट नहीं बना, पावर प्लांट बने। कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान की आपके सामने है। एक युवा यहाँ जिस परिस्थितियों के अंदर गुस्ताखे नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा, तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जब ऐसे लोगों को समर्थन दिया जाएगा तो उन पार्टियों को ये देश सम्मान नहीं देगा। इस देश के लोग सम्मान नहीं देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज चाहे वो देशभक्ति की बात हो, राष्ट्र निर्माण की बात हो, राष्ट्र के उन मुद्दों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे किसानों के सम्मान के लिए, कहाँ थे ये लोग? 60 सालों में इन्होंने क्या जिम्मेदारी? इनका आईना आप लोग, आप इस लोकतंत्र के संरक्षक हैं। इस लोकतंत्र की चौथी पाए के रूप में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भी सच है कि आप उस लोकतंत्र के आईना भी, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आप ये आईना उन्हें समय समय पर दिखाते रहेंगे, उन्हें याद आता रहेगा। इंदिरा आवास योजना आई थी, लेकिन आज की प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने 3 करोड़ घर बनाए हैं, 15 करोड़ लोगों को घर दिए हैं, आज उस इंदिरा आवास योजना की याद दिलाकर लिफाफे में लपेट कर दिया जाता है। अगर इंदिरा आवास योजना सफल थी, सक्षम थी और ठीक थी, तो आज भी 3 करोड़ घर बनाने की जरूरत कहाँ थी? बन चुके होते अब तक तो 60 साल में घर बन चुका होता, कोई भी देश का गरीबी ना होता, अब तक सब युवाओं को रोजगार मिल गया होता। क्या 100 रुपए की बिजली फ्री देकर हम उस युवाओं के सपनों को साकार कर सकते हैं? ये सवाल है जो आज का देश का युवा उठा रहा आपके माध्यम से। आज का आपकी लेखनी में बहुत बड़ी ताकत है, आपकी कलम में दिशा बदलने की, आपकी कलम में किसी भी क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य बदलने की और देश का भविष्य बदलने की भी कुव्वत और ताकत है। साथियों, आज जितने काम, चाहे उनको कोई भामाशाह योजना को कोई 25 लाख कर दे और 50 लाख कर दे और कहीं से कर दे, मैं बताना चाहता हूं, मैं पेशे से चिकित्सक हूं, ये घोषणाओं से देश का भला नहीं होने वाला, प्रदेश का भला भी नहीं होने वाला। फ्रीबीज के माध्यम से किसी देश को उठाया नहीं जा सकता। जब तक उस युवा को आप ताकत नहीं देंगे, उस किसान को मजबूती नहीं देंगे कि वो अपनी फसल बढ़ाए और उस फसल की कीमत उसको मिले, उस फसल का सम्मान बने। और सबसे बड़ी बात, जिस दीमक को, भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जिस पार्टी के नेता ने, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने स्वीकारा हो, आपके सामने स्वीकारा हो, जिसके लिए किसी गवाह की जरूरत ना हो, कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 14-15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं।
आक्षेप लगाना आसान है कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया बिना सोचे। अरे डिमोनेटाइजेशन बिना सोचे किया तो 24 घंटे में 2000 के नोट कहां से आ गए? 24 घंटे में 2000 के नोट नहीं छपते। जनधन खाते 28 करोड़ जनधन खाते कहां से बन गए थे? कोरोना काल में उनके डीबीटी के माध्यम से वहां पैसा पहुंचाया गया। आज मैं जब किसान से पूछता हूं कि बाबा 2000 रुपए की किस्त आई थी, किसी ने बीच में कमीशन तो नहीं लिया? पूरे 2000 पहुंचे, तो साहब 1 रुपया भी कम नहीं पहुंचा। क्यों नहीं शुरू हो सकती थी डीबीटी जैसी सुविधाएं? क्योंकि मनरेगा के नाम से भ्रष्टाचार होता था, धांधलेबाजी होती थी। मैं इस माटी का बेटा हूं, मुझे सुनते हुए शर्म आती है कि 12 दफा पेपर लीक हो रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं इस देश को? कहीं नई इलाज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देश की जो सरकार की योजना है उनको लिफाफे में लपेटकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज इन विषयों पर हमें सोचना होगा। प्रदेश की जनता बावली नहीं है। अपना नेताओं के पद पे अंदर अभी तो लोग सोच रहे हैं कि कौन नेता होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि पायलट जी बनेंगे, क्या बनेंगे, कौन बनेंगे, कब बनेंगे, इसी विषय पर चिंतन। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने के लिए उनको महीनों लग गए। ऐसे नेतृत्व की तरफ का साथ लेकर उस नेतृत्व में न देश का भला हो सकता है न प्रदेश का भला हो सकता है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश नई दिशा की ओर नई सोच के साथ विकास के मार्ग की राजनीति की परिभाषा बदली है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। जाति, बिरादरी, धर्म और अब एक ये जो फ्री बीज की दुकान खुल गई है, इसको छोड़कर विकास की तरफ राजनीति का दिशा दी है हमारे प्रधानमंत्री जी। और यही उनकी ताकत है और इसी ताकत के कारण आज विश्व हमारी ताकत को पहचान रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे संतों महापुरुषों ने, वीर सेनानियों ने देखा था, वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है। रामराज की कल्पना हमारे संतों ने कही थी, उसी रामराज की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले चुनाव देश के भी आ रहे हैं, कुछ प्रदेशों के भी चुनाव आ रहे हैं। आज आयोजन के माध्यम से, इस 1 महीने के माध्यम से हम सभी व्यवस्था के तहत संगठन की बहुत बड़ी ताकत, आज 19 करोड़ से ज़्यादा हमारे संगठन के, हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य, उनके माध्यम से हम इन विषयों को आम जनता तक ले जाएंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा है। आपके कोई ऐसे विषय हों जो आप हमें सुझाव के रूप में देना चाहें, वह सुझावों की भी आपसे अपेक्षा है। और हमें पूरा विश्वास है कि आप पार्टी का भी हौसला बढ़ाएंगे। और हम सब का एक ध्येय है, मकसद है कि देश में दोबारा तीसरी बार हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार फिर से विधानसभा के, जो पिछले साल इस 5 वर्ष का समय लोगों ने देखा है, और यहाँ की जनता बदलाव लाएगी और राजस्थान में भी हमारी इसमें कुछ अभी बताना बाकी रह गया है। आप करेंगी पहले? अब मैं आदरणीय महेश जी और मेरे सभी साथी, मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इस देश का चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, SC ST हो, किसान हो या उद्यमी हो, हर एक के लिए सरकार ने काम किया। वैसे ही वो काम जैसे पूरे देश के लिए किया है, वैसे ही वो काम राजस्थान के लिए बहुत अच्छे तरीके में हो गया है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। राजस्थान के PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत यहाँ पर 82,34,000 किसानों को राजस्थान में पंजीकरण करवाया और इनको किसान सम्मान निधि का लाभ में मिल गया है। प्रदेश में करीबन 62 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है और PM आवास योजना जो कि शहरी है,
इस शहरी आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख घर स्वीकृत हो गए हैं और 1.25 लाख घर बन गए हैं। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। पीएम आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र की है, उसके लिए 17,19,000 घर स्वीकृत हो गए हैं और 16 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। और स्वच्छ भारत योजना जो ग्रामीण की है, उसमें 42,000 गांव एवं ODF प्लस के अंतर्गत 14,000 गांवों में खुले में शौच पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। ऐसे अनेक निर्णय राजस्थान के लिए किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश में करीबन 40% घरों में जल जीवन योजना की शुरुआत हो गई है और उसके अंतर्गत नल से जल अभी मिल रहा है। पर इस बात में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि केंद्र ने बहुत अच्छा काम इस विषय के लिए किया है, पर इस विषय के लिए गहलोत सरकार का बिल्कुल ही कोई सहयोग इसमें नहीं मिल रहा है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि गहलोत जी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अच्छा स्वच्छ पानी मिले, ये बिल्कुल ही वो चाहते नहीं है। राजस्थान में 2014 से लेकर आज तक करीबन 3,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे के रोड के निर्माण हो गए हैं। आप देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे रोड के साथ राजस्थान आज बंधा हुआ है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 70 लाख बहनों को उज्ज्वला के कनेक्शन मिल गए हैं और उसी के साथ साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत करीबन 25 लाख खाते खोले गए हैं। ये राजस्थान की आंकड़ेवारी है जहाँ पे केंद्र ने राजस्थान को मदद करी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राजस्थान के करीबन 4.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। की गहलोत सरकार है कि भ्रष्टाचार में इंडिया फर्स्ट है, तुष्टिकरण में इंडिया फर्स्ट है और सरकारी ऑफिस पे घूस की रकम और सोना मिलता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। ये महा भ्रष्टाचारी सरकार है। पेपर लीक के मामले में नंबर 1 है और उसी के साथ साथ फ्यूल और बिजली के दामों में भी ये आज देश में नंबर 1 है। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि बाकी जगह पे फ्यूल सस्ता मिल रहा है, बाकी जगह के सरकारों ने टैक्स कम कर दी है उसके ऊपर की, फिर आप क्यों नहीं कम करते? यहाँ से सटा हुआ गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, करीबन 12 रुपये से लेकर 16 रुपये तक वहाँ पे सस्ती फ्यूल मिलती है। गहलोत जी, आपके राज में आपने इन सब चीज़ों के लिए राहत क्यों नहीं दी है? महिला अत्याचार में नंबर 1 है। मुझे आज ये कहते हुए बड़ा खराब लग रहा है कि रोज़ के रोज़ नए मामले आ रहे हैं। डूंगरपुर का एक मामला भी आपके सभी के सामने आया है। 6 बच्चों के साथ, 6 बच्चियों के साथ जिस तरीके से बर्ताव हुआ है, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो बहुत लांछनास्पद है। ये बेटियों की संख्या जो है ये बढ़ती जा रही है। दलितों के साथ, महिला दलितों के साथ बहुत खराब अत्याचार हो रहे हैं और तुष्टिकरण की राजनीति में आज राजस्थान नंबर 1 पे है। हमने देखा है कि उदयपुर में क्या घटना घटी थी और जिसका परिणाम पूरे राज्य भर में आया है। करीबन 7,000 निरपराध नागरिकों की हत्या हो चुकी है। मुझे आज गहलोत जी को कुछ सवाल पूछने हैं कि गहलोत जी, अगर आपको लोगों को राहत देनी थी तो आपको राहत कैंप लगाने की क्या ज़रूरत थी? जैसे मोदी जी किसान सम्मान निधि की जो योजना है, सीधे हमारे किसानों के खातों में, उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं। आपके पास पूरा डेटा है। आप अगर लोगों को राहत देने का काम करने मन से चाहते थे तो आपने ये राहत सीधे अकाउंट में क्यों नहीं दी? आपने इतने भरे भयंकर धूप में 48 डिग्री टेम्परेचर में उन गरीबों को वहाँ पे क्यों बुलाया? क्या आप उनके ऊपर एहसान जताना चाहते हैं? आपने इन लोगों को कहा था कि 1, 2, 3, 4, 10 तक मैं गिनूंगा और किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। वो कर्जा माफ़ तो नहीं हुआ है और आज गरीब जनता को गुमराह करके धूप में आप खड़े कर रहे हैं। आपके पास डेटा है उज्ज्वला योजना का, उन सभी गरीब बहनों का। आप सीधे उनके अकाउंट में राहत क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप उनके ऊपर एहसान जताना चाहते हैं।
आज ये बहुत खरी बात है कि मुझे उनको ये भी पूछना है कि बाबूलाल कटारा को संरक्षण किसका मिल रहा है। आज ईडी का छापा तो उनके ऊपर आ गया है, तो उससे सत्य तो निकल कर बाहर आएगा, पर घूस के जो पैसे हैं वो घूस के पैसे बाबूलाल कटारा किनको देते थे ये भी उन्होंने बताना चाहिए। आज गहलोत जी इस विषय पे बात नहीं करते हैं। इसके पहले राजस्थान ये कभी नहीं देखा था कि भ्रष्टाचार इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस में आ जाएगा, पैसा गवर्नमेंट ऑफिस में मिलता है, सोना मिलता है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आज ये सरकार लोगों का विश्वास गंवा चुकी है, उनको कोई अभी विश्वास उनके ऊपर नहीं रहा है। अब बस ये सरकार उनका जो सीमित कार्यकाल है उसको अभी पूरा कर रही है, और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने पूरे देश भर में और राजस्थान की जनता को जो राहत दी है, उनको जो मदद किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, उसी को देखते हुए यहाँ पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय है। महेश जी, एक बात बताएं, पहला क्वेश्चन तो एक है, क्या पायलट बीजेपी में आ रहे हैं माधव राव के बाद में? नंबर 2, वरिष्ठ जो नागरिक हैं, आप कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, फंड बहुत है, हमने इतना विकास किया, मगर वरिष्ठ नागरिकों का रेलवे कंसेशन आपने बंद कर दिया, पत्रकारों के रेलवे कंसेशन बंद कर दिया, वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा मिलती थी जिस तरह की एफडी वगैरह पे, वो बंद हो गई, वो पूरा लाभ मिल। तो वरिष्ठ नागरिक इस समय आपसे सबसे ज़्यादा नाराज़ है। इन दोनों क्वेश्चन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो सचिन पायलट जी देंगे। नहीं, आपकी बात चल रही होगी नेगोशिएशन, तो बिठाया तो हमारे यहाँ सामूहिकता की पार्टी, जो कुछ होता है चौपाल में बैठ कर डिस्कशन होता है, बंद कमरे में नहीं होता। उनसे पूछिए कि वो क्यों दुखी हैं अपने नेतृत्व से, क्या उनकी लड़ाई है और क्या विषय है ऐसे जिन पर उनकी सहमति नहीं है, तो वो उसका जवाब तो वही देंगे। मेरी पार्टी में ऐसा कोई, अगर कोई अप्लाई करेगा, मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर सही समय पर फैसला लेगा। पहली बात, वरिष्ठ लोगों के लिए मैं भी उसी श्रेणी में 64 साल की उम्र है, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, हमारी मोदी जी की सरकार ने वरिष्ठ जनों के लिए जिस विषय को आपने उठाया, चाहे वो इनकम टैक्स में रिबेट हो, चाहे उनके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा होना हो, चाहे उनके लिए स्वास्थ्य के लिए जो विषय रखे गए आयुष्मान योजना के तहत, इन सभी विषयों पर रेलवे कंसेशन का विषय आपने दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ समय समय पर इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, पत्रकारों और इसके विषय पर समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं, और लेकिन सरकार हमारी वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के प्रति पूरी तरह से संकल्पित है और समर्पित भी है कि हम अपने उनका सम्मान भी करें, संरक्षण भी करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। आयुष्मान भारत योजना में जाती है, उसका आंकड़ा भी राजस्थान के संदर्भ में हो तो आप बता सकें। और मेरा सवाल पहले वाला भी वही स्टेट है, ये तो सारे आंकड़े हैं, से बाहर कितने आए, ये तो सारे आंकड़े आयुष्मान भारत का आंकड़ा कब होना चाहिए, अगर ऐसा भी है तो बताएं। दोनों सवाल, ये दोनों सवालों के जवाब कि कितने प्रतिशत हम लोग गरीबी के स्तर से लेवल के लोग निकाल के ले आए हैं। ये राजस्थान की सरकार के कुछ डेटा में, देश की सरकार के डेटा है, जैसे देश की सरकार ने 1,70,00,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं आयुष्मान भारत से। जो और बहुत दूसरा सवाल था आपका, बीपीएल से बाहर कितने आए? बीपीएल से बाहर लेने का एग्जैक्ट डेटा देखिए, अभी बीपीएल से बाहर कितने आए आपने पूछा, ये बहुत सही जवाब है। और आप ये भी कहते हैं कि बीपीएल की जो लिस्ट बनती है वो तुरंत हर साल नहीं होती है, कुछ एक नियमित अंतराल के बाद वो बनती है। और एक बात ये भी है कि जैसे जैसे उनको योजनाओं का लाभ मिलता है तो वैसे वैसे वो एम्पावर हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीपीएल के अनेक लोग अब इस रेखा से आगे आ रहे हैं, पर वो गरीब है, तो उनको भी मदद दी जा रही है। आपने कहा कि अभी निःशुल्क योजनाओं के बारे में बताया महेश जी आपने, जो राजस्थान में निःशुल्क योजनाएं जो है, तो मध्य प्रदेश और भाजपा शासित प्रदेशों में भी ये दी जा रही है, अभी वहाँ पे भी घोषणाएं की है। ये जो योजनाएं हैं, इससे किसी को फ्री भी बांटना, बिजली फ्री देना, ये निःशुल्क, किसी के इलाज को करना, ये
सरकार की जिम्मेदारी है। हम अपनी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि कोई भी गरीब ना मकान से वंचित हो, ना इलाज से वंचित हो। ये उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का विषय है। लेकिन ये अट्रैक्शन ये देना कि हम आपको ये बांटेंगे, वोट दे दीजिए, सरकार दे दीजिए, ये उचित नहीं और हम इसमें विश्वास भी नहीं रखते। सर सोशल APL DPL के लिए आम लोगों के तो नहीं आयुष्मान योजना APL BPL के लिए आम आदमी के तो नहीं, फिर कैसे आम आदमी से लाभ नहीं, आयुष्मान योजना के अंदर जो कोई ज़रूरतमंद आते हैं, गरीब लोग आते हैं, लेकिन ये हम यही विश्वास करते हैं। सर हम कहते हैं राजस्थान कि ये सबको मत बांटो, जो ज़रूरतमंद है उसको बांटो। सर राजस्थान में चिरंजीवी जो योजना है उसमें 25 लाख तक है। आज अभी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी को भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो इसको भी कवर करे, स्वास्थ्य को भी और जनरल को, वो भी लागू करना चाहिए। मेरा गहलोत जी को सवाल है जी कि क्या राजस्थान के लोगों को आपने चिरंजीवी योजना जो लागू करी है, जैसे आपने कहा कि वही लपेट के योजना आप लेकर गए, वो तो पहले ही हमारी सरकार की भामाशाह योजना है। और उसी के साथ साथ आपने आयुष्मान भारत का सवाल पूछा था, तो आयुष्मान भारत को आपने यहाँ से ठीक से लागू तो नहीं किया, पैसा तो वहाँ से आ रहा है, आपने अपना नाम देकर उसको चिरंजीवी योजना बनाया। आपका खुद का उसमें क्या है? कुछ ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, गहलोत जी इतना तो जाहिर करें कि जो भी बीमार होता है, क्या हर एक बीमार को 25 लाख रुपया लगता है? आप 25 लाख की हर जगह पे बात करते हैं, आप ये भी तो आंकड़ेवारी जाहिर करें कि आपने कितने 25 लाख रुपया कितने लोगों को दिया। एक बार वो आंकड़ेवारी तो सबके सामने लेके आए। आप सिर्फ बात करते हैं 25 लाख की, पर जहाँ पे जो ज़रूरतमंद होता है उसको अपने बीमारी के अनुसार ज़रूरत लगती है और वो पूरी ज़रूरत आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पूरी हो जाती है। 25 लाख रुपए का आप चीज़ तो लेके जा रहे हैं, पर एक भी तो आप कहीं नाम डिक्लेयर नहीं करते हैं। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप लाए उन लोगों को, वो डेटा दे दीजिए हमारे पास, जनता के सामने रखे कि ये राजस्थान की इतने लोग थे, इतने बीमार थे और उन हर एक व्यक्ति को आपने 25 लाख रुपया दिया है। ये तो गुमराह करने वाली बात है। गहलोत जी ने भी बोला है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, तो कांग्रेस वाले हिंदू नहीं है क्या? वो उनका प्रश्न। जो ये हिंदू मुसलमान की कहानी, इसकी जड़ में तो कांग्रेस ही मिलेगी आप। तो मुसलमानों की पार्टी आज जातियों के नाम से पार्टियां बन गई। एक पार्टी कहती है मैं दलितों की पार्टी हूँ, एक कहती है महिलाओं के, मुसलमानों के लिए। उन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के साधनों पर अल्पसंख्यकों का है, तो कहते हैं सबका है। ये बात उन्होंने शुरू करी थी, हमने नहीं शुरू करी। और हमारी पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं, हम सब धर्म का। जब हम लोगों ने गैस सिलेंडर्स बांटे, आयुष्मान दिया, तो किसी की जाति नहीं पूछी, वो हिंदू था कि मुसलमान था। किसी को मकान दिया गरीब का, तो उसकी जाति नहीं पूछी। कोई भी सुविधा देने वक्त उसकी जाति या उस व्यवस्थाओं को हमने ध्यान नहीं दिया, उसके आर्थिक स्टेटस को देखकर हमने ध्यान दिया। राजस्थान में मुद्दा क्या होगा चुनाव का इस बार का बीजेपी के लिए? राजस्थान का मुद्दा ये होगा कि देश को कौन आगे ले जा सकता है, सुशासन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, भ्रष्टाचार रहित शासन देने की दृष्टि से, और कौन देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है, कौन देश को विश्व के स्तर पर आगे ले जा सकता है जहाँ से निवेश आए। ऐसा काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। सर चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने आप चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हमारा चेहरा कमल निशान। कोई किसी चेहरे के सहारे पे